माता और पुत्री जीवित दहने के लिए आग में झोंक दी गई, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई। और जब वो धीरे धीरे मर रही थी आग में, तो वहां जितना भी सरकारी अमला गया था वो सारा अमला भाग गया। एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, सिपाही, दरोगा, ईओ, सीओ जो भी रहे होंगे सब भाग गए, मरने के लिए छोड़ दिया। वो राख में तब्दील हो गई दो जीवित महिलाएं। कारण क्या था? ये बिकरू कांड वाला मामला नहीं था कि पुलिस कहीं मोर्चा लेने पहुंची थी, शासन प्रशासन नहीं। एक गरीब की झोपड़ी को ध्वस्तीभूत करने के लिए सारा अमला ताकत पराक्रम के प्रदर्शन पर बेकरार था। भगवान महादेव का मंदिर था, पास में तोड़ दिया। इसी दीक्षित परिवार का मकान आप जनवरी में तोड़ चुके थे, अब वो झोपड़ी में रह रहे थे। जब मकान तोड़ा गया तो यही मां कलेक्टर के यहां गई थी, एसपी के यहां गई। ये दोनों हाकिम मिलने से इनकार कर दिए और उल्टा मुकदमा लाद दिया गया इसके पति पर। उसे शातिर बदमाश घोषित करने की तैयारी होने लगी। ऐसी पिक्चर बनाई गई कि मानो बहुत बड़ा कोई माफिया हो, भूमाफिया। उसकी पीड़ा भरी आंखें देखिए जो चित्र आ रहा है। कहीं से आपको लगता है कप्तान साहब कहां बिजी रहते हैं, कानपुर देहात के, और कलेक्टर साहिबा कहां बिजी रहती हैं, आप जान ही गए होंगे अभी तक। तो कलेक्टर साहिबा के पास ठुमके लगाने का समय है फिल्मी गानों पर, एसपी के पास सिनेमा के गाने गाना और कमर मटकाने का समय है। लेकिन गरीब की बात सुनने का समय नहीं, गरीब से मिलने का समय नहीं, फोन उठाने का समय नहीं। ये किस लिए रखे इन ऐसे लोगों को? कुछ अधिकारी एसडीएम सस्पेंड हुआ है, लेखपाल पटवारी सस्पेंड हुए, लेकिन मैं देख रहा हूं ड्राइवर का नाम ऊपर है, एसडीएम का नाम नीचे है। ड्राइवर अपने आप गया था क्या? कैसी एफआईआर लिखी गई है? बड़े अधिकारियों के बाप के नाम में लिख दिया अज्ञात, पता लिख दिया अज्ञात। अधिकारियों का विवरण तो आपके पास रहता है, फिर अज्ञात कैसे हो गए? ये सब नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा है कि इन दोनों पार्थिव देहों के अंतिम संस्कार के लिए सहमति बन गई। ब्रजेश पाठक और इस पीड़ित परिवार के बीच में बातचीत हुई, वीडियो कॉल के जरिए कुछ बातों पर सहमति बनी और पीड़ित परिवार इस बात के लिए उसने अपनी रजामंदी दी कि अंतिम संस्कार हो जाए बेटी का और मां का। लेकिन इससे जो सवाल उठे हैं वो सवाल ना अपनी धार खोते हैं ना अपना तीखापन खोते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा था कि कलेक्टर सुन लें और विकास प्राधिकरणों के वीसी सुन लें। अगर कोई गरीब है और उसने कहीं अतिक्रमण भी किया है, दुकान या झोपड़ी कुछ डाली है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और अगर बहुत जरूरी है उससे वो खाली कराना स्थान,
तो उससे पहले शासन को उसका पुनर्वास करना होगा। यहां यह नियम लागू क्यों नहीं हुआ? ग्राम सभा की जमीन थी, मान लिया, और अकेले यही है क्या दीक्षित जी? बड़े बड़े से लोगों ने मॉल बना दिए, टाकीज बना दिए, क्या क्या बना दिया, जमीन कब्जा करके फार्म हाउस बना दिए। उनके यहां बुलडोजर ले जाने की जल्दी नहीं है। क्या सारा विकास, क्या ऐसा लगता था कानपुर देहात की कलेक्टर को कि सारा विकास, और एसडीएम को, कि सारा विकास इसी झोपड़ी के चलते रुका हुआ है, इसलिए इसी पर बुलडोजर चढ़ाना बहुत जरूरी है? ये शर्मनाक आचरण है नौकरशाही का। और मेरा क्षोभ इसलिए भी ज्यादा है कि कप्तान ने फोर्स दी, कलेक्टर ने इस ऑपरेशन की अनुमति दी, इसलिए उन दोनों का नाम भी होना चाहिए, और उस पाप के लिए भी होना चाहिए कि जब ये गई थी महिला तो वो मिलने से इनकार कर दिए थे। उनके पास नाचने गाने का समय तो है, लेकिन गरीब सी की शिकायत सुनने का वक्त नहीं, इसलिए उनका नाम भी एफआईआर में होना चाहिए था। उनकी भी गिरफ्तारी हो, जेल जाए, और उन जरूरी हो तो उनके घर पे जेसीबी चलाइए, ताकि न्याय का राज स्थापित हो। शासन और सत्ता दोनों कसौटी पर है। घटना दुखद है और संज्ञान लिया गया है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस ढंग के संपुट भर से काम नहीं चलेगा इस मामले में, इसके आगे कुछ चाहिए। ये संपुट है, हर बार जिसे रामचरितमानस के पाठ में होता संपुट, ये संपुट नहीं चलेगा। इससे वितृष्णा होती है इस तरह के वाक्यों, इनका कोई अर्थ नहीं। बोलिए कम, जमीन पर दिखना चाहिए एक्शन। अशोक जी, आपसे बात शुरू करते हैं, दुखद घटना, निंदा करते हैं, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, इन वाक्यों की अतिरिक्त बात हम लोग रखेंगे, ये तो आती रहती है। अगर एक से सुन लो, सवाल तो सुन लो, अभी सवाल ही नहीं पूछा। अगर मुख्यमंत्री ने कहा कलेक्टर और वीसी, प्राधिकरण के वीसीओ की बैठक में कि भाई गरीब की झोपड़ी में ताकत मत आजमाना, एक बात समझिए, जो वीडियो में चला रहा, तो इस अपराध में तो डीएम और एसपी को बुक हो जाना चाहिए था, नहीं? ड्राइवर चपरासी, ननकू, पनकू, चनकू, टनकू को नाम लिख के एफआईआर करा देंगे, और एसडीएम का बाप का नाम अज्ञात, पता अज्ञात। मतलब मजाक है, एसडीएम अज्ञात में आता है। ये कैसे? मुझे याद है बनारस में, जहां से आप हो, बनारस में एक बार जो वो गिरा था, एक पुल का एक गाटर नीचे गिरा था ना, 18 में या 19 में, है? तो बड़े बड़े अधिकारियों के, तब भी मैंने ये बात कही थी मुख्यमंत्री जी से, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम एफआईआर तो हुई दबाव में, लेकिन सबके बाप का नाम पता आता, सब अज्ञात कर दिया। ये क्या है भाई पांडे जी, ये कैसे चलेगा? अरे भाई जांच क्या होगी? उन्हें नाचने गाने से फुर्सत नहीं, कैसे कैसे कलाकार आपने एसपीडीएम तैनात कर दिए, इन्हें सचिवालय में रखो जो नाच गाने में ज्यादा है। अशोक जी आएंगे दोबारा आपके पास। मैं तो इस मामले में कबीर पंथी हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। इसको कलेक्टर को, कप्तान को जेल भेजो तो मैं मानूं मामला ठीक है। बाकी सब तो किस्सा कहानी है। जेसीबी का ड्राइवर पकड़ लिया, 2 सिपाही बंद कर दोगे, लेखपाल पटवारी जेल चले जाएंगे, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है हिंदुस्तान में? विभूति भाई, ये मैं समझ नहीं पाता, दुनिया भर में अतिक्रमण है, ठीक, और सबको पता है, ठीक, गगनचुंबी अतिक्रमण है। वहां कहीं कोई, मान लो गलती से कोई चला भी गया तो मुकदमे में वो मामला चला जाता है, वो मुंह हेंटता है, मस्त रहता है, ठीक। अधिकारी भी वहीं से मलाई लेते रहते हैं, फिर वो मलाई वितरित होती रहती है समान भाव में आगे। लेकिन क्या सारा सृष्टि का विकास उस दीक्षित की झोपड़ी ही रोके हुई थी? इसलिए अधिकारियों को लगा, कलेक्टर को भी, कप्तान को भी, कि जिले भर की फोर्स झोंक दो, बुलडोजर मंगाओ। और पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे थे क्या ये लोग? विभूति जी, एक मेरे पास एक सवाल है। कोई मसला हो, ठीक,
कितना भी गलत काम कर दिया हो आदमी ने, उसके प्राण संकट में हो तो शासन की जिम्मेदारी, पहले प्राण बचाओ, अपराध की सजा बाद में होगी। यही है ना नियम, यही थंब रूल है पूरे विश्व में। जब ये माँ बेटी मृत्यु से जूझने लगी, आग दिखाई दी तो बुलडोजर ने छप्पर और गिरा दिया ताकि बचने का कोई सीन ना बचे। समझिएगा, फूस का छप्पर नीचे गिरेगा तो फिर तो मरना सा। और सारा अमला भाग गया, एसडीएम, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, चपरासी, बाबू, उनीम मुनीम, मुहर्रिर जितने थे सब। क्या यही जेल भर के लिए पर्याप्त तो नहीं होना चाहिए? अगर कानून नहीं कहता तो कानून बदला जाना चाहिए। दो लोग चिल्ला रहे, मर रहे, क्या वहां सिपाहियों को घुसना नहीं चाहिए था? विभूति जी, घुसना नहीं चाहिए था। और केवल इतने नहीं है विभूति बाबू, कुएं में भांग पड़ी है, कोई बच नहीं सकता। और बचने की कोशिश भी कोई करेगा तो हम बचने नहीं देंगे, ये वचन दे रहे हैं। जो जिंदा है अभी इस परिवार का मुखिया, वो जल गया था काफी, ठीक। अभी तक 24 नहीं 48 घंटे होने जा रहे होंगे, 36 घंटे, अभी तक उसको बरनौल भी एक ला के नहीं दिया। इसको भी छोड़ दिया जाए विभूति जी, इस बात को भी छोड़ दिया जाए। यही सिखाते हैं अधिकारियों को ट्रेनिंग में। बिल्कुल ठीक बात कही। मेरे जैसा आदमी हो तो 20-20 लाठी तो तत्काल सैंक्शन करे सबको। ये लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। ताहिरा हसन जी, मां और बेटी जीवित रोस्ट हो गए और सिस्टम भाग गया। मैं बहस में जा ही नहीं रहा कि वो किसका कब्जा था किसका नहीं था, ग्राम सभा की जमीन है, लोकसभा की जमीन है, छोड़ो, जाने दो भाई। जो गए थे 10-12 पुलिस वाले मुझे ऐंठते हुए, अरोगा दरोगा, सीओ, सर्किल ऑफिसर, मूंगफली खाने गए थे क्या ताहिरा जी? ये डांस का भी मामला बड़ा खराब है। डांस का भी बड़ा मामला खराब। एक टिप्पणी में हल्की सी करके सुबैया जी के पास चलूंगा, सुधा जी के पास। विभूति भाई उसको अंदर से जरूर समझ जाएंगे। ये जो जिलों के वो उत्सव मनते हैं ना, सरकार के पास तो इतना बजट होता नहीं, और इनमें जो आप नाचने गाने वाले बुलाते हो, हैं कैलाश खेर और कुमार विश्वास और कौन कौन तमाम लोग हैं, कोई 10 लाख फीस लेता, कोई 15 लाख। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है भूमाफिया से, ये पैसा आता है चोरी चकारी करने वाले से। विभूति जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इनका पेमेंट कौन करेगा? क्या कानपुर की ट्रेजरी करेगी? नहीं ना। फिर तो जैसा शासन चलेगा वैसे ही चलेगा। सुमैया राणा, मुझे बताया गया कि 3 बजे तक मैंने चेक किया था कि कलेक्टर जो है वहां की, वो वहां घटना स्थल पर पहुंची नहीं अभी। आज 3 बजे तक मैं देख रहा था। बताया कि मैंने पूछा कि आई थे, बोले नहीं आई। बताइए ऐसे अधिकारियों का क्या किया जाए? मेरी रुचि बुलडोजर में इधर वाले चलाए उधर वाले कभी नहीं रही। सुधा जी, मूल प्रश्न ये कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वहाँ की, इसके संज्ञान में सारा मामला, चूंकि पहले ये विभूति जी आप भी एक बार इसको सुन लेंगे तो अपडेट रहेंगे। पहले जब जनवरी में इसका मकान गिराया था आके इन्हीं लोगों ने, तब ये परिवार गया था डीएम और कप्तान के यहाँ रोने। दोनों मिले नहीं, बोले बिजी हैं। ये कमर में छल्ला डाल के वो उलू लुलू करने के लिए डांस। अब वो माइक लिए घूम रहे स्टेज पर, नीली पीली लाइटें जल रही, डिस्को डांसर गाना गा रहे, कप्तान जिनको कप्तान बनाया। खैर वो तो योगी जी देखे क्यों बनाया, कैसे बनाया, अब इनको तो विदा करना ही पड़ेगा। खैर, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, अभी भी जो आज्ञा पत्र निकला था इस घटना के लिए कि फोर्स चलेगी, बुलडोजर चलेगा, रामलाल चलेंगे, श्यामलाल चलेंगे और बिल्कुल युद्ध की तरह से सब लोग जैसे लंका पर चढ़ाई करने जा रहे वैसे जाएंगे, वो भी डीएम साहिबा को भी गई थी उसकी प्रतिलिपि, एसडीएम ने जो जारी किया था 3 पन्ने का, 3 पैरे का। इसका मतलब मैं छोटे मोटे चपरासी सिपाही होमगार्ड की बात में क्यों फंसे पटवारी?
न पटवारी स्वतंत्र निर्णय कर सकता है, न सिपाही, न जेसीबी का ड्राइवर। मसला ये है कि ये जो दो बड़े अधिकारी हैं ये एफआईआर के लिस्ट से बाहर क्यों हैं? अशोक भाई, दो तीन सवाल हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, मतलब मैं भाजपा होता, सरकार होता, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सैक कर देता और कप्तान को। इस आरोप में आपने मेरा निर्देश नहीं माना, इसलिए आप सैक होने के योग्य हैं। ठीक, आपने अतिरिक्त रुचि ली एक गरीब की झोपड़ी में, इससे ये संदेह पुष्ट होता है कि इसमें मिष्टान्न की भूमिका है, इसमें लवंग लता की भूमिका है। ये कानून नहीं है। जिले भर का काम छोड़ के सारा अमला वहीं लगा था उसकी झोपड़ी पर। क्यों भाई? मकान तो गिरा आए थे। ये भैया, ये पी रोड और मिस्टन रोड की कोठी थी। पांडे जी, आप तो जानते हो पुराने आदमी। एक सेकंड। और तीसरा, आप ये इस ढंग के नाच गाने नृत्य कला में बिरजू महाराज की शिष्या हो रही हैं, ठीक, लेकिन आप गरीब की घटना स्थल जो ऐसी दर्दनाक स्थिति में होती वहां आप नहीं पहुंची। क्या ये तीन कारण इतने पर्याप्त नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैक हो जाए, एसपी निलंबित कर दिया जाए? विभूति जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि भाई ये बड़े हाकिम लोग हैं, इनके खिलाफ ऐसे तो कार्रवाई नहीं हो सकती, जांच, लेकिन मैंने देखा मुख्यमंत्री का कोई मुख्यमंत्री हो है, मैंने तो ऐसे अवसर देखे कि मुख्यमंत्री थे, एक नाम नहीं लूंगा, पुरानी घटना है, उनके वो 4-5 लोगों के साथ खाना खा रहे थे, वहां दही का डब्बा गए, उस एक दही के डब्बे के ऊपर एक बाल था और डब्बा पैक था, हालांकि बाल अंदर नहीं गया था। 6 अधिकारी खड़े बाहर कर दिए क्या? लेकिन जब कोई ऐसा मसला होता है तो कहा जाता है नहीं, इसमें संविधान पढ़ना पड़ेगा, बड़ी लंबी बात है, बहुत लंबी जांच करनी पड़ेगी। विभूति जी, ऐसा कोई ये अंग्रेज ऐसा दे गए हैं कुछ आप लोगों को रक्षा करो कि काला सफेद कुछ करो कोई पकड़ नहीं पाएगा? विभूति जी, आपको तो याद होगा ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए जिन्होंने देखा कि भाई इस कलेक्टर का आचरण जनता के लिए घातक रहा या अच्छा नहीं रहा, ये जनता बहुत दुखी हो गई इसके आचरण से, उन्होंने मंच से कहा कि भाई इसको निलंबित कर दिया, भगाओ इसको। क्या लोकतंत्र में अंतिम ताकत हमने जिसलिए जनप्रतिनिधियों को सौंपी है ना, इसलिए नहीं सौंपी कि हर चीज में कमेटी बैठा दे, कमेटी इतनी लंबी चले कि तब तक शिकायत करने वाला मर जाए, इसलिए ना, ये अगर ऐसे हैं भी प्रावधान तो संविधान को बदला जाना चाहिए। अधिकारी को ये कैसे छूट हो सकती है कि नहीं जी हमारे लिए तो गृह मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सब रहेंगे? ना जी ना, जनता फिर कहां जाएगी? कि आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण एक सामंती आचरण का द्योतक है। क्या लोकतंत्र में एक विभूति भाई आचरण अधिकारी एक न्यूनतम गरिमा के भीतर अपना बना के रखें तो मैं आपके साथ खड़ा हूं पीछे। लोकतंत्रीय व्यवस्था ही रहनी चाहिए, संवैधानिक मान्यताओं का अनुपालन होना चाहिए। लेकिन जब नाच ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए गरीब के भुन के मर जाने से, तो हमको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। किसी की सरकार हो और भले विभूति जी को लगे कि ये सामंती सोच के आदमी लगे, भैया कोई दिक्कत नहीं। ताहिरा जी गलत तो नहीं कह रहा, हमने नौकर रखे थे भारत ने, हम भारत के लोगों ने कि हमारे सेवक हैं, हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं भाई। ये अजब हाल है, ये भाग गए, आने को कोई गांव तैयार नहीं। क्यों नहीं आई वो लेडी कलेक्टर? तो नहीं किया जाता बड़ी बड़ी अच्छी बात है, लाश पर कला का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बस मैं चलूंगा और एक बात और कह दूं कि मैं इतना उग्रता की सीमा तक कमेटी और जांचों के खिलाफ क्यों हूं विभूति भाई, है ना, मेरे तजुर्बे कभी अच्छे नहीं रहे। क्या ट्विन टावर का मामला आया, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट को, उनको 100 प्रणाम, अड़ गए, बहुत गोलीबाजी की ब्यूरोक्रेसी ने, बहुत गोलीबाजी की। क्या नहीं माने, बोले जेल भेज देंगे हम सबको, ठीक। जब फांसी का फंदा लटका तो वो गिरे दोनों टावर। क्या कोर्ट ने यह भी कहा था विभूति जी कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं पहले दिन से अंतिम दिन तक, अधिकारी,
वो भी जेल भेजे जाएं। भगवान का नाम लो, आज तक जांच जारी है। क्या वहां नए टावर बनना शुरू हो गए? पुराने का अभी तक जांच जारी है। उसमें कई मर जाएंगे, कई विदेश चले जाएंगे, और ननकू लेंस लेके ढूंढता रहेगा कि कहां जांच हुई थी। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। ठीक। सुमैया राणा जी, ऐसे अधिकारियों के साथ अगर थोड़ा बहुत नियम कायदे से हटके भी फैसला करना पड़े तो क्या बुरा, जो 2 लोगों को मरता देख छोड़कर भाग गए। आग किसी ने लगाई हो, जो बात विभूति जी कह रहे हैं उस बहस में भी नहीं जा रहा, किसी ने लगाई हो आग। विधानसभा के बाहर आके लोग आग लगाते हैं तो क्या उनको देख के भाग जाते हैं पुलिस वाले? नहीं ना, उसको बुझाते हैं ना। सुमैया जी, क्या करना चाहिए ऐसे अधिकारियों का? जी, क्या ऐसे अधिकारियों को नियमावली, परिनियमावली, सिविल सर्विस कोड, इन सब जुमलों के पीछे छुपने की आजादी दी जानी चाहिए, या तत्काल प्रभाव से दंडित किया जाए? लोकतंत्र में हमने जब सरकार, एक सेकंड, लोकतंत्र में जब हम सरकार चुनते हैं तो उसको सर्वोच्चता के साथ चुनते हैं, सारे अधिकार देकर चुनते हैं। बिल्कुल। सुधा जी? जी बिल्कुल। अशोक भाई आएंगे आपके पास, विभूति जी के पास चलेंगे, क्योंकि विभूति जी केवल अधिकारी नहीं रहे, वो बहुत चिंतक हैं, बहुत लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, और एक बड़ा विजन है उनके पास। इसलिए मैं बार बार उनके पास आता हूँ। विभूति जी, मैं ये नहीं समझ पाता, जो एसडीएम ने आदेश निकाला था उसमें इस गरीब दीक्षित को बहुत भारी क्रिमिनल घोषित किया था ना, इसलिए पूरा अमला जमला चाहिए। एसडीएम लिख रहा है कि बहुत भारी हैबिचुअल क्रिमिनल है, हाहाकारी टाइप का। मैंने पढ़ा वो पत्र, क्या? और जब बिकरू में गए हैं तो माचिस ले गए, लालटेन भी नहीं ले गए, टार्च तो छोड़ो, हैं? और वहां क्या हाल हुआ देखा ही था, कुछ मारे गए और बाकी डर के मारे भाग गए। यही हुआ था ना विभूति जी? बाद में विकास का क्या हुआ छोड़ दो, उस दिन तो यही हुआ था ना, शर्मनाक। मैंने पूछा था अधिकारियों को बैठाल के ऐसे मंच पर कि तो आपका विजडम कहां गया था? घास चरने गया था? आप किससे लड़ने जा रहे थे? जेब में हाथ डाल के चले गए थे, 8 लोग मारे गए। और यहां एसडीएम पूरा लिख रहा है कि उनकी मैं शक्ल देख रहा हूं दीक्षित जी की, जो आधे जले हैं, बच्चे हैं, उनकी शक्ल देख के लगता है कि बहुत भारी क्रिमिनल है, जिसके लिए अमला जमला, बहुत फोर्स, कई थानों का और बुलडोजर चाहिए। ये क्या ड्रामा क्या है विभूति जी? इसके पीछे मानसिकता क्या है? ब्यूरोक्रेसी की क्या चाहती, क्या दिखाना चाहती है? अशोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश के 10-12 बड़े जिले, 15, उनके कलेक्टर और कप्तानों के नाम मुख्यमंत्रियों को मुंह याद होते हैं। फर्स्ट नेम से बोला जाता है कि फलां को फोन लगाओ, लिस्ट नहीं देखनी पड़ती है ना। तो ये तो मान ही नहीं सकते कि किसी को पता ही नहीं लगा कौन कलेक्टर है, कहां क्या कर रही। खैर, मैं एक प्रश्न दूसरा रखना चाहता हूं अशोक जी, आप भी बनारस से हैं, बहुत बड़ा पीठ है हमारी चेतना का। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने जो फरमान जारी किए, क्या वो जैसे किए तैसे किए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी ने उसको जो नीचे जमीन पर उतारा, वो उसमें इतनी विद्रूपताएं शामिल कर दी, और वो सारे बिल फड़े किसके? इंदिरा गांधी खाते में। तो आपको पता ही है, ठीक? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे स्टेशन पर सोते हुए साधु सन्यासी की भी पकड़ के नसबंदी कर दी। नहीं, सही बात। 12 साल का लड़का सब्जी लेने गया, उसकी भी नसबंदी कर दी। उससे क्या हुआ? कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया। ठीक? जी जी। क्या आपको ये भय नहीं लगता आप लोगों को कि ये बुलडोजर का ऐसा दुरुपयोग करेंगे तो मुश्किल हो? ये इंदिरा गांधी वाला सीन रिपीट हो रहा है मेरी स्मृति में।
देखिए मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे घटना प्रकाश में आई नहीं, है। आप मुझे बताइए, झोपड़ जो बात विभूति जी कह रहे हैं, झोपड़ी हटाने के लिए कौन बुलडोजर ले गया पूरे विश्व में आज तक, बताओ। अशोक जी, ये मामला इतना सरल नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी बाद में कहा अच्छा ऐसा था, मुझे पता ही नहीं लगा क्या। लेकिन जनता बड़ी विचित्र होती है, वो बताने नहीं जाती, वो फैसला सुना देती है। मुझे एक बात बताइए पांडे जी, एक बात बताइए, कोई घटना नहीं होगी जी। अशोक जी, ये बात क्यों नहीं शासन ने पूछी अब तक, जो अमिताभ अग्निहोत्री पूछ रहे हैं, मैं तो तनख्वाह लेने ना शासन से, ये क्यों नहीं पूछी कि एसडीएम अज्ञात कैसे हो सकता है। विभूति जी, सारे कानून पढ़ लो, एसडीएम अज्ञात कैसे जिले में। देखिए निश्चित तौर पे हम मतलब कोई ड्रामे की लिमिट नहीं रखोगे यार आप लोग, अनलिमिटेड ड्रामा होगा क्या पांडे जी। नहीं, निश्चित हम कार्रवाई करेंगे और देखिएगा कार्रवाई होगी, इन सारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई अज्ञात किसी का बाप नहीं रह जाएगा। विभूति जी, सारे सर्विस रूल बुक सब अच्छी बातें हैं, लेकिन भाई आप एसडीएम हैं, डीएम के बाद दूसरे नंबर के हाकिम हैं जिले में, आप भी अज्ञात हैं, बाप का नाम अज्ञात, पता अज्ञात। मतलब कोई ड्रामा की लिमिट है रखेंगे कि नहीं, या बिल्कुल आंख में धूल नहीं, आंखें ही धूल में घुसा दोगे। लेकिन उसकी मदद करके ये ना मैं मतलब, अगर हम अनपढ़ आदमी हम गए, हमने कहा भाई कलेक्टर साहब ने हमको मारा, ठीक, दरोगा ये कहा कि कलेक्टर का नाम बताओ, नहीं तो अज्ञात, ये कोई बात हुई। ऐसे दरोगा को तुरंत हटा देना चाहिए नौकरी से। जरूरी है मुझे पता हो कलेक्टर की बल्दियत, नहीं ना, कलेक्टर का पता, कलेक्टर का घर वो लोग जानते हैं जो उनके यहाँ गुलदस्ता देने जाते। ननकू तो कभी जाता नहीं ना, उसकी एंट्री है, क्या उससे अपेक्षा रखता है दरोगा? तो मूर्ख है दरोगा या धूर्त है? मैंने ये बात बनारस के समय भी उठाई थी, अशोक जी गवाह होंगे, तब दूसरे चैनल पर था। मैंने कहा था ये क्या तमाशा है, सरकारी मुलाजिमों को अज्ञात में डाल दिया। आपकी नीयत पर शक होता है यहां से, क्या क्या करना चाहते हैं। हमको पता है अदालतों में जब बड़े वकील खड़े होंगे तो वो क्या खेल खेलेंगे। एक सवाल और पूछ लूं, फिर मैं तीनों अपनी महिला शक्ति के पास जाऊंगा। अशोक जी, आपसे एक सवाल पूछ लूं, आज मैं बड़ा क्षुब्ध हूं। जेसीबी का ड्राइवर पकड़ गया, पटवारी कानून को क्या बोलते वो पकड़ गया, ठीक, जो झोला लेके चलता है। एसडीएम फरार है, क्या एसडीएम और डीएम भी फरार होने लगे? ये मत बताइए, ये मत कहिएगा कृपा करके कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी ना। मैं सिर्फ अभी स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसी स्थिति आ गई हम लोगों के जीवन काल में कि जिलों से एसडीएम भी फरार होने लगे? अभी तक चोर उचक्के फरार हमने सुने। फरार नहीं होगा, दोषी होगा तो बचेगा भी नहीं। अरे भाई, ये तो फरार भी नहीं होगा। भाई पांडे जी, ये धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो जैसी बात हो गई। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या एसडीएम भी फरार होने लगे? विभूति जी, एक छोटी टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं तीनों महिला मित्रों के, अपने बहनों के पास जाऊंगा कि क्या एसडीएम भी फरार होने लगे? तो कल डीएम भी फरार हो दिखा देंगे किसी जिले में, कहीं कप्तान कह देगा मैं भी फरार हूं। ये तो लोग फरारों को पकड़ने के लिए रखे थे हमने, ये भी फरार हो जाते हैं। ताहिरा जी, ये जिन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन होता है भाई, कोई एसडीएम डीएम ऐसा नहीं जिसके पीछे आगे 4-6 सिपाही ना चले। अभी मध्य प्रदेश में तो एक दंपत्ति थे आईएएस आईपीएस, वो 56 सिपाही अपने घर रखते थे लिखत पढ़त में, क्या तो इनके साथ जो ये लोग रहते हैं बंदूकशी, इनके साथ ही ये लोग फरार हो जाते हैं, इनको भी ले जाते हैं, क्या करते हैं? जी हाँ, और फिर वो बाद में बड़ी मुश्किल में प्रगटे पाटीदार, बड़ी मुश्किल से एक लंबे समय के बाद वो पकड़े गए। बड़ा प्रेशर उसमें आजमाइश हुई कि भाई आ जाओ, कहाँ हो, क्यों ना कटवा रहे हो। क्या जो हालात हैं उसमें मैं एक थोड़ा अतिरंजित बात कह देता हूं, लेकिन क्या करें, दूध का जला छाछ फूक फूक के पिएगा। क्या डीएम और एसपी पर भी निगाह रखा जाना चाहिए, जैसे एसडीएम फरार हो गए ऐसी घटना को देख के? ये दिन आ गए कि जिले में कप्तान पर निगाह रखी जाए और कलेक्टर पर नहीं, ये भी फरार हो जाएंगे। पाटीदार हो ही गए, यहाँ एसडीएम फरार हैं। मिला कौन? ड्राइवर, चपरासी, सिपाही, लेखपाल। ये गरीब लोग फरार नहीं होते, छोटे लोग सुधा नहीं ना।
इन लोगों को रास्ते वगैरह नहीं पता होंगे, छोटे लोगों को लगता है सड़कों के, या जीपीएस नहीं रखते होंगे मोबाइल में, नहीं ये भी भाग जाते हैं। सुमैया राणा, ठीक है सुधा जी, ठीक है। सुमैया राणा, एक सवाल मैंने अशोक जी से पूछा तो वो आपसे पूछते हैं, बड़ा जमीनी सवाल है, एकेडमिक सवाल नहीं है। मेरे पास तो एकेडमिक सवाल होते भी नहीं, आप तो जानती हैं हमको। एक गांव में, बिल्कुल इंटीरियर गांव है वो, जहां ये बवाल किया गया, वहां एक छोटी सी झोपड़ी, क्या पेंट हाउस तो बना नहीं, फार्म हाउस, उसके लिए डीएम, कप्तान, एसडीएम सब माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो फिर दिमाग जाता है नहीं? भाई ऐसा तो था नहीं किसी ने वहां लाल किला बना लिया, बोले साहब कई एकड़ जमीन कब्जा कर ली, कैसे छोड़ दें? नहीं, देखिए सर, जिला सब काम छोड़ के उधर ही लगा था, दो ही काम कर रहा था, या तो नाच गाना या दीक्षित का के यहां बुलडोजर। इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा, कोई मिठाई का खेल है, खटाई का खेल है, क्या है? शिकंजा कसना जरूरी ठीक बात सुमैया जी। 1 घंटे हम लोगों ने बहस की, 2-3-4 चीजें मुझे लगता है कॉमन उस तौर पर निकल कर आई। ब्यूरोक्रेसी को जो एक पहले फ्रेज कहा जाता था कि भाई नेहरू जी और पटेल दुनिया भर के केंद्रीय सेवाओं के सर्विस रूल का अध्ययन करके एक स्टील फ्रेमवर्क दे गए, उस स्टील फ्रेमवर्क में कुछ रोशनदान और खिड़कियां होनी चाहिए, उनकी चाबी हमारे पास होनी चाहिए, जनता के पास। ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये अंग्रेजों का जमाना है क्या कि लाट साहब बने घूमेंगे? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये होना चाहिए। जब वोट लेने आते हैं आप, तो क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारी नहीं चलेगी, चलेगी कलेक्टर की? तो फिर हम कलेक्टर से ही बात रिश्ता बनाएं। पांडे जी, अगर सरकार में आने के बाद यही है कि सर्विस रूल भी देखना है, संविधान भी देखना है और तमाम कोर्ट के जजमेंट भी देखने हैं, तो गरीब ये तब उसको वोट के समय बोलो ना सब लोग मिलके। दूसरी बात, पुलिस रिफॉर्म की बहुत बात हुई, ताहिरा जी ने भी कही, विभूति भाई ने भी कही, सबने कही, सुमैया जी ने कही। मेरा अपना एक वन लाइनर है, 35 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। पुलिस वाले भी मेरे खूब मित्र रहे और सरकार चलाने वाले भी। विभूति जी, गंगा में खड़े हो जाओ, दुनिया भर के सारे रिफॉर्म इकट्ठे करके एक कॉकटेल रिफॉर्म लागू कर दो, कुछ नहीं होगा। इस देश के किसी भी ने विधायक से पूछ लो कि थाना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से हटा दे तो राजनीति करोगे, वो कहेगा कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। कोई रिफॉर्म काम नहीं कर सकता। और भ्रष्ट अधिकारियों ने इस चीज को और ज्यादा गंदा कर दिया। राजनेताओं की अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का वो सेतु बन गए स्वेच्छा से। ये मसला छोटा नहीं है। मैंने देखा था, सुमैया जी की सरकार थी, मैंने शायद ये प्रसंग सुनाया कभी। मैं 5 बड़े लोगों में से एक के साथ बैठा था, विभूति जी। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी बैठे थे, मैं जानता नहीं था। उन्होंने कहा जिनके साथ बैठा था कि अमिताभ जी को आप जा, बोले हाँ साहब हम इनको टीवी पे देखते हैं, हम जानते हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता, बताया क्या नाम। फिर खैर आज चाय नाश्ता आया, बर्फी आई, सब आया, खाया पिया। फिर खा पी जब लिया तो एक मक्खी पता नहीं कहां से आ गई, वो बार बार भिन भिन कर रही थी। तो उन्होंने घंटी बजाई, नहीं कोई आया। वो सीनियर मोस्ट अधिकारी प्लेट और कप उठा के उधर रखे आए अंदर। इन लोगों ने नाश कर दिया है, नाश। विभूति जी, अशोक जी, मैं एक बड़े मंत्री से मिलने गया, उनका बहुत आग्रह था, आप जानते हो। बाकी तो मैं नेटवर्क में परिचय में बहुत कमजोर आदमी हूं। तो मैंने कहा भाई जब दिल्ली आना तो बताना। मिला, एक नौजवान आदमी ने मेरी अगवानी की, वहां सदन में चले गए, ऊपर चले गए, चाय वाय मंगाई गई। अशोक जी सुन रहे ना, उन्होंने चाय खुद सर्व की हमको और मंत्री को। मुझे लगा इनके स्टाफ में कोई होंगे, हालांकि मंत्री के साथ तो वो कलगी अलगी लगाए तमाम लोग थे ही। बाद में वो नीचे जब आए हमको छोड़ने,
तो हमको परिचय दिया। वो जिले में एक वाले पद में से एक थे। विभूति जी, इनको संरक्षण चाहिए, ये स्टील फिल्म चाहते हैं, धूर्तता है, ये अलाउ नहीं हो सकती, ये धूर्तता है। मैं होता तो मैं इसी बात पर अड़ जाता कि सारी बात छोड़ो, ये बताओ इसमें इतनी अतिरिक्त रुचि क्यों ली गई इस झोपड़ी में। अशोक जी, सारी कहानी एक तरफ, ये बताओ। और लाइन से खड़ा कर देता सब अधिकारियों को, मजाक बना के रख दिया है सिस्टम का। इस देश के गरीब आदमी के हाथ में 5 साल में एक बार ईवीएम का बटन दबाने के अलावा और क्या है। उस गरीब बुजुर्ग को बता, एसडीएम बता रहा है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और जो क्रिमिनल पालकियों में चलते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? किसी पर 4 कत्ल हैं, किसी पर 5 कत्ल हैं। एक दौर में एक थे लोकसभा के सदस्य विभूति जी, मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए। मैंने कहा भाई तुम एक बात बताओ, आईपीसी की कोई धारा बची जो नहीं लगी हो तुम्हारे ऊपर? बोले हर हंसे, बोले अरे बोले भाईजान अब क्या करें। क्या? वो लोकसभा में थे। और ये क्रिमिनल है दीक्षित, है ना, जो जल गया आधा अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए, और लोग भाग गए। मेरा मन रो रहा है। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। ऐसी व्यवस्था को गंगा में प्रवाहित हो जाना चाहिए। इसलिए आजादी आई थी, इसलिए गांधी जी थे, इसलिए चंद्रशेखर आजाद थे, इसलिए कुर्बानियां दी थी। महल से समस्या नहीं है, झोपड़ी आंख में खटक रही थी। झोपड़ी क्यों? अशोक जी, इस प्रश्न का उत्तर लेना होगा, ये जान लीजिए। सारा राष्ट्रवाद अच्छा है एक तरफ, लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर हमको चाहिए। एक झोपड़ी में शासन की सत्ता की इतनी रुचि क्यों थी? गनीमत है तोप नहीं मंगा ली, बोले ने तोप भी ले आओ, जरूरत पड़ सकती है। ऐसे निष्ठुर लोग, फिर हो सकता है विभूति भाई मेरी बात से सहमत ना हो, वो कहें कि आप सामंतवादी बात कह रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा नौकरी पर, अशोक जी मेरी भावुक अपील सुन लीजिएगा, ऐसे लोगों को दोबारा प्रशासन में मत रखिएगा। आप इनका क्या कर सकते हैं आप जानो। ये मुकदमा लड़ेंगे तो आप इनसे मुकदमा लड़े सरकार, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग, पतित लोग दोबारा किसी थाने में तैनात हो, किसी तहसील में तैनात हो, जो 2 जिंदा लाशों के भुनते हुए उनको भुनता हुआ छोड़कर भाग गए। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए शासन सत्ता में। अगर अदालतें इनके साथ खड़ी हो तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़िए ताकि रिटायर हो जाएं। ये पैसा ले लें, वो केस जीत जाएं, लेकिन इनको चार्ज नहीं मिलना चाहिए। विभूति जी, गलत मांग है क्या मेरी? इतने पतित लोग ये चार्ज पर नहीं आने चाहिए। ये नहीं चलेगा 6 महीने में हम भूल गए फिर बहाली हो गई, किसी विधायक की सिफारिश लगवा दी, किसी सांसद की, किसी की अंतरी की, किसी मंत्री की। ये नहीं चलेगा। हम इनका नाम याद रखेंगे, इनका फोटो याद रखेंगे, और जिस दिन हमने देखा कि ऐसा हुआ उस दिन हम फिर सवाल लेकर आएंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हम अपनी जनता नहीं छोड़ सकते। संविधान बनाया था हमने, उस पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम संप्रभु हैं। ठेंगे पे मार रहा सिस्टम हमको। आधा जला आदमी बैठा, उसके बाल जल गए, सारे देह जल गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए वोट नहीं देते, इसलिए टैक्स नहीं देते, इसलिए आपको राजा नहीं मानते कि ऐसे दिन देखने पड़े। अशोक जी को भी पता है, विभूति जी को भी पता है, आज भी गरीब आदमी सिपाही को भी माई बाप बोलता है। ऐसा सम्मान और कहां पाएंगे आप? ग्रेटर कैलाश में तो आईपीएस को भी कोई माई बाप नहीं बोलता।
जोरबाग में, ग्रेटर कैलाश में फर्स्ट नेम से बुलाता है आदमी। ये गांव देहात है ना भारत, वो सिपाही को भी माई बाप बोलता है, हुजूर बोलता है। उसकी मर्यादा कायम रखिए, खुदा बनने की कोशिश मत करिए। इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं जाति के संदर्भ में इस मामले को घसीटना नहीं चाहता, वो राजनेताओं का शगल है। मैं सिर्फ इंसानियत के देहरी पर खड़े होकर इस मामले को लेकर आया हूं। हम देखेंगे कि न्याय हो, हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे न्याय हो, और नहीं होगा तो जो हम कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे। विरोध में अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। धन्यवाद।